नमस्कार स्टूडेंट्स, हिंदी में हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, 1 लाइन आंसर ये सब किया है। आज हम करेंगे 2-3 लाइन आंसर और 4-5 लाइन आंसर और ग्रामर। तो 2-3 लाइन आंसर में सबसे पहले क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे। क्या है क्वेश्चन? लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद पर कैसे पहुँचे। तो आंसर होगा, शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। क्या होगा? शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री बने। रिपीट कर देती हूँ कि शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री बने। आया समझ में कि वो कर्म को ही अपना सब कुछ मानते थे। ऐसा हमने लेसन में पढ़ा है, इसलिए वो हमेशा कर्म में लगे रहते थे। सेकंड क्वेश्चन है, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, उसका क्या रहस्य है और क्यों। रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, उसका क्या रहस्य है और क्यों। तो इसका आंसर होगा, शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी में छिपा हुआ है। रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन, शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में छिपा हुआ है। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या समझाया कि हम कैसे बैठ जाते हैं कि जो किस्मत में होगा वो होगा। तो ऐसे करके वो बैठने वाले में से नहीं थे, वो कर्म में यानी कि मेहनत में मानते थे कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और फिर ऐसे उनके इसी दृढ़ निश्चय के कारण उनको सफलता मिलती थी और उसी उनके वजह से शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए। यही उनका रहस्य था। अब नेक्स्ट टॉपिक है 4-5 वाक्य में उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है। हाँ, मतलब क्यों योग्य है उनके साथ कर्मयोगी का विशेषण लगाना। शास्त्री जी का सारा जीवन कर्म में था। वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वाले में से नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। इसीलिए शास्त्री जी के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना उपयुक्त है। रिपीट कर देती हूँ वापस से मैं कि शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वाले में से नहीं थे। वे अपनी चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उनके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे कि काम को ही ईश्वर मानते थे और काम के लिए वो निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के उसमें समर्पित थे। तो इसी वजह से उनकी इसी सोच के कारण और उनके इसी व्यवहार के कारण उनको फिर कर्मयोगी का विशेषण मिला कि हमेशा कर्म को ही भगवान मानने वाले शास्त्री जी कर्मयोगी है। तो और ये विशेषण लगाना उपयुक्त यानी कि सही है कि ये विशेषण
उनके हिसाब से सही है कि वो कर्मयोग। सेकंड क्वेश्चन है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? आंसर है, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनके मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर उन्होंने नेहरू जी की विरासत को संभाला। इसीलिए इस तरह से उन्होंने देश की आकांक्षा को पूरा किया। रिपीट कर देती हूँ कि पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को उन्होंने संभाला। उन्हीं गुणों के बल पर उन्होंने नेहरू जी की इतनी बड़ी विरासत को अच्छे से संभाला और एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने वो आए। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री से पहले हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, वो तो पता है ना स्टूडेंट्स आपको। और नेहरू जी ने पूरा संचालन अच्छे से एक बड़ी विरासत के रूप में किया था। और फिर उनके बाद इन पूरी विरासत को अगर कोई संभाल सकता था तो वो थे शास्त्री जी। तो उन देश वाले लोगों ने उन पर आकांक्षा रखी और उन्होंने ये आकांक्षा उनकी पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? आंसर है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार प्रकट किए। रिपीट कर दूँ वापस से कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार प्रकट किए। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इकाई में हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? मतलब इस लेसन में से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के कौन कौन से सद्गुण को ग्रहण कर सकते हैं? लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। मतलब उनकी हाइट छोटी थी, लेकिन वो व्यक्तित्व उनका बड़ा था। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी ये आवश्यक है।
हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हमें शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं या तो करने चाहिए। रिपीट कर देती हूँ कि लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उनके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम व्याकरण का टॉपिक करेंगे, जो है शब्द समूह के लिए एक शब्द। पहला वर्ड है जिसमें तारे चमकते हैं, तो उसको कहते हैं अंतरिक्ष। क्या है? जिसमें तारे चमकते हैं, इसका आंसर होगा अंतरिक्ष। सेकंड है दूर तक फैला हुआ, तो इसका आंसर होगा विस्तृत। क्या होगा? दूर तक फैला हुआ तो विस्तृत। थर्ड है जिसमें मैल न हो, सॉरी इसका आंसर लिखना मैं भूल गई हूँ, लेकिन इसका होगा निर्मल। हाँ, जिसमें मैल न हो, इसका आंसर होगा निर्मल। विरुद्ध पक्ष, तो इसका होगा प्रतिपक्ष। फिर विरुद्ध पक्ष यानी कि प्रतिपक्ष। फिफ्थ है जिसमें अथाह जल भरा हो, मतलब ढेर सारा जल भरा हो, तो जल निधि। सिक्स्थ है जो जलता हुआ हो, तो इसका होगा ज्वलित। फिफ्थ है जिसमें अथाह जल भरा हुआ हो, तो उसका होगा जल निधि। और सिक्स्थ है जिसमें अथाह जल भरा हो, सॉरी जो जला हुआ हो, उसका होगा ज्वलित। सेवंथ है जल भरे बादलों का समूह, तो इसका आंसर होगा घटा। फिर 8 है जिसका आदि न हो या को आरंभ न हो, तो इसका होगा अनादि। जिसका आदि न हो, इसका आंसर क्या होगा? अनादि। 9th है स्वच्छ और पारदर्शक, तो इसका आंसर होगा विमल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, अस्तु।